हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के लाइव क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के लाइव क्लास में साइंस और मैथ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि डेली बाई डेली लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। और फ्रेंड्स, एक और ज़रूर निर्देश, अगर आप हमें ब्लॉग चैनल पे सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ से आप हमें सपोर्ट कीजिए, मदद कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती है? पराबैंगनी, माइक्रोवेव, रेडियो वेव या अवरक्त? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 4 अवरक्त। विद्युत चुम्बकीय तरंगें अवरक्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिंब के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? मेथिल अल्कोहल और H2O यानी हाइड्रोजन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल और H2O? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। अगर व्हाट्सअप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि लाइव क्लास स्टार्ट करने से पहले वहाँ मैसेज भेज दिया जाता है। वीडियो का लिंक वहाँ पे भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 1 मेथिल अल्कोहल और H2O। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहिंब के रूप में मेथिल अल्कोहल और H2O पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? पास्कल नियम, बर्नौली का सिद्धांत, आर्किमिडीज सिद्धांत या बॉयल का नियम? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 1 पास्कल नियम। हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल नियम का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 63 यानी हाइड्रोलिक प्रेस के बारे में बात किया जाए तो हाइड्रोलिक प्रेस में पास्कल नियम का उपयोग होता है। पास्कल के नियम के अनुसार द्रव का दबाव चारों तरफ बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा ml2-2 किसके अनुरूप है? बल, किए गए कार्य, त्वरण या वेग? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 1 बल। बीमा L2 का पावर -2 बल के अनुरूप होता है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है? एंट्रोपी में कमी, मुक्त ऊर्जा में कमी, मुक्त ऊर्जा में वृद्धि या आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग से मुझे 100% उम्मीद है, आशा है कि आप लोग मुझे ब्लॉग चैनल पे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, ज़रूर मदद कीजिएगा। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 2 मुक्त ऊर्जा में कमी। मुक्त ऊर्जा में कमी घटित होने पर सहज परिवर्तन होता है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? लौह, निकेल, कोबाल्ट या तांबा? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 4 तांबा। निम्नलिखित में तांबा गैर चुंबकीय पदार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? अब केंद्रीय शक्ति के कारण, आराम का जड़त्व के कारण, गति का जड़त्व के कारण या गुरुत्वीय शक्ति के कारण? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन 3 गति के जड़त्व के कारण। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर गति के जड़त्व के कारण झुक जाते हैं।
राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, K4NiCN का CN4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0, +4, -4 या +8? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 1 0। निकल का ऑक्सीकरण संख्या इसमें 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, विद्युत रसायन परिवर्तन, वैद्युत परिवर्तन या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 2 विद्युत रसायन परिवर्तन के कारण लोहे में जंग लगता है। मैं आप सभी को बता दूं कि जब लोहा वायु एवं नमी के संपर्क में आता है तो भूरे रंग के परत का निर्माण होता है, जिससे जंग लगना कहते हैं। लोहे में जंग लगना विद्युत रसायन परिवर्तन है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? रेडियो तरंगे, औरक्त तरंगे, पराबैंगनी तरंगे या अल्फा बीटा और गामा की विकिरण? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 4 अल्फा बीटा और गामा का विकिरण रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जन करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि रेडियोधर्मी तत्व अल्फा बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन करते हैं। रेडियोधर्मी तत्वों के उत्सर्जन की प्रकृति का अध्ययन रदरफोर्ड ने एक प्रयोग के माध्यम से किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? क्रूड ऑयल को यानी तेल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? यह शर्करा के घुलने से स्वाद में मध्य रगुर होता है, यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, या यह कम अम्लीय होता है या कम क्षारीय होता है? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 2 यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। मैं आप सभी को बता दूं कि क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन सल्फाइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अंश कम होने से यह कुछ मधुर हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, विद्युत रोधक, कुचालक या चालक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन 1 अर्धचालक। सिलिकॉन क्या है? एक अर्धचालक है। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि जिन पदार्थों के विद्युत प्रतिरोधकता कुचालक एवं सुचालक की प्रतिरोधक क्षमता के बीच हो वे अर्धचालक कहे जाते हैं। इनकी प्रतिरोधक क्षमता तापक्रम के बढ़ने पर घटती है। अर्धचालकों की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, फलतः वह क्रिस्टल का रूप धारण किए रहते हैं, उदाहरणतः जर्मेनियम, सिलिकॉन। तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन 1 राइट आंसर होगा। सिलिकॉन अर्धचालक होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? मुख्य क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, प्रचक्रण क्वांटम संख्या या द्विगंशीय क्वांटम संख्या? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 2 चुंबकीय क्वांटम संख्या। आणविक कक्षा का अभिन्यास चुंबकीय क्वांटम संख्या नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं क्वांटम संख्या का 4 संख्याओं का समूह होता है जो एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूर्ण सूचना देते हैं, जैसे ऊर्जा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति, आकार, आकृति तथा कक्षा का अभिन्यास। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन 2 चुंबकीय क्वांटम संख्या। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिक्स से लिया गया है। तो फ्रेंड्स इस लाइव क्लास को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर आप हमें सपोर्ट मदद करना चाहते हैं
तो ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट में मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। तो इस लाइव क्लास को शुरू से अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के प्रश्न, और ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मैं इस पहले प्रश्न की बात करूं तो ये प्रश्न BSSC CGL 2014 के एग्जाम में पूछा गया था। तो सभी प्रश्न वही हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 23 का रिलेशन 13 से है, तो 54 का रिलेशन यहाँ पर कितने से बनेगा? 23 से आपको क्या करना है दोस्तों? 13 बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, देखिए सबका अलग अलग तरीका होता है प्रश्न करने का। किसी ने कोई लॉजिक अपनाया, किसी ने कोई लॉजिक अपनाया, इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि देखिए पहली संख्या 2 है, 2 से पहली संख्या का रिलेशन मैं पहली से बनाऊँ, पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊँ तो 2 से 1 हुआ, क्या हुआ? -1। और जो दूसरी संख्या उसे एज इट इज़ लिखा गया है, मतलब 3 को एज इट इज़ लिख दिया गया। पहली संख्या में से -1 करके लिखा गया, दूसरी संख्या को एज इट इज़ लिखा गया। उसी तरीके से मैं वही यहाँ पर भी वही करूँ कि पहली संख्या में से -1 करके लिखूँ। जैसे 2 में से -1 किया, 1 आया, 5 में से -1 करूँगा, 4 आ जाएगा। और दूसरी संख्या को एज इट इज़ लिखा, तो यहाँ पर भी मैं दूसरी संख्या को एज इट इज़ लिखूँगा, 4 को। तो आपका आंसर कितना आएगा? 44 आएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है इस तरीके से करने का तरीका। कुछ बच्चों ने इस प्रश्न को डायरेक्ट कर दिया होगा। डायरेक्ट का मतलब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए 23 है, ठीक है, 23 है। 23 में से अगर आप 10 घटाएंगे तो आपको 13 मिलेगा। भाई 23 का रिलेशन 13 से है, 23 में से 10 घटाएंगे तो 13। उसी तरीके से यहाँ पर 54 में से भी 10 घटाएंगे तो कितना? 44 होगा। ये भी एक तरीका हो गया, आंसर वही आ रहा है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं, सबका अलग अलग लॉजिक होता है। किसी ने कोई लॉजिक सीखा, किसी ने कोई लॉजिक सीखा, लेकिन सही आंसर पकड़ में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा कोई भी लॉजिक हो, लेकिन आंसर सही पकड़ में आना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो 44 है, और आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न भी आपका BSSC CGL 2014 का है। AFKP देखिए, अगर यहाँ पर मैं पहली संख्या का रिलेशन पहली से बनाऊँ तो आप कहेंगे A का रिलेशन B से है, तो आपको अच्छे से मालूम है कि A के बाद B आता है। दूसरी संख्या का रिलेशन मैं दूसरी से बनाऊंगा तो F के बाद में G आता है। तीसरी संख्या का रिलेशन तीसरी बनाऊंगा, K के बाद में L आता है। और लास्ट वाली संख्या का रिलेशन लास्ट से बनाऊंगा तो P के बाद में Q आता है। ठीक है, मतलब जितनी भी ये संख्या है उनके अगली संख्या रिलेशन बनी हुई है। उसी तरीके से मैं पहली का रिलेशन पहली से बनाऊंगा तो A के बाद B आता है। उसी तरीके से C के बाद क्या आता है? D, अगला वाला अक्षर। H के बाद दोस्तों क्या आता है? I आता है। M के बाद N आता है, और R के बाद S आता है। अगला अक्षर लिखा गया है सभी का, तो यहाँ भी सभी का अगला अक्षर। तो DINS, DINS किस ऑप्शन में है? DINS पहले ही ऑप्शन में हो जाएगा। बताइए, बिल्कुल भी कठिन प्रश्न नहीं लगा होगा। ये सभी प्रश्न आपको बनते हैं, आपको आते होंगे पहले से। जिनको नहीं आते थे वो सीख गए होंगे। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 है, 140, 156, यहाँ पर क्या आएगा? SSC 2014 में पूछा गया प्रश्न। देखिए, मैं आपको एक बात बहुत पहले बताया था और बार बार बताता हूँ, जैसे कि हम इन दोनों का रिलेशन बनाते हैं। जैसे कि 12 से मुझे बनाना है 144, लेकिन अगर मेरा 12 से रिलेशन ना बने 144 से, तो फिर मैं क्या करूँगा? 12 का रिलेशन इस संख्या से बनाऊँगा। ठीक है, इससे अगर रिलेशन नहीं बनता है तो फिर मैं इससे बना के देखूंगा। ठीक है दोस्तों, ये नंबर एनालॉजी में होता है। अब मैं 12 का रिलेशन 140 से बनाऊं तो क्या बनेगा? बिल्कुल भी नहीं बन रहा। ना तो मल्टीपल में आ रहा, ना स्क्वायर में आ रहा, ना क्यूब में आ रहा। ठीक है, कैसे भी नहीं आ रहा है। तो अगर ये संख्या नहीं आ रही है तो फिर मैं इसका रिलेशन इसके बना के देखूँ, स्क्वायर में, मल्टीप्लाई में, क्यूब में, किसी न किसी में तो आ रहा होगा। अगर मैं 12 का मल्टीप्लाई कितने से करूँ? 13 से। तो 12 का मल्टीप्लाई अगर मैं 13 से करूँगा तो 156 होता है। क्लियर है? 12 का मल्टीप्लाई अगर मैं 13 से करूँगा तो कितना होता है? 156। अब यहाँ पर भी मुझे मल्टीप्लाई कितने से करना होगा? देखिए 12 का मल्टीप्लाई ने यहाँ 13 से किया, तो 140 का मल्टीप्लाई भी यहाँ कितने से करूँगा? मैं 13 से कर दूंगा। कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो 13 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 0 ही रहेगा। 13 चौक के 52 का कितना आ जाएगा? 2, कैरी का 5 रहेगा। 13 एक कम 13 और कैरी का 5 कितना हो जाएगा? 18।
तो कितना आएगा यहाँ पर 1820 आ जाएगा, और 1820 मिलेगा आपको पहले ही ऑप्शन में। तो सभी को प्रश्न अच्छे से आ गया, किसी को भी प्रश्न में यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए बी सी डी और ई 5 पुस्तक हैं। सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है। सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है? देखिए, इस तरीके के प्रश्न को करने के मैं आपको सबसे पहले तो जो बेसिक तरीका है उसे बता देता हूँ, फिर आप जल्दी जल्दी कैसे करेंगे वो भी बताऊँगा, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर जो सी है वो डी के ऊपर है, जो आपकी सी पुस्तक है वो डी के ऊपर है, तो डी के ऊपर हमने कर दी। फिर कह रहा है ई ए के नीचे है। दोस्तों, ई ए के नीचे है, तो अभी इसे साइड में लिख लेते हैं। ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, जो डी है वो ए के ऊपर है, तो हमने ए के ऊपर डी कर दिया। अब यहाँ पर कह रहा था कि जो ई है वो ए के नीचे है, तो ए के नीचे कौन है? ई है, ठीक है। अब कह रहा है कि बी ई के नीचे है, बी ई के नीचे है, तो बी आपका ई के नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है? भाई सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है? बी है। बी आपके प्रश्न का सही आंसर आ गया। 5 पुस्तक में सबसे नीचे बी है, ये हो गया सही तरीका करने का। अब इसे जल्दी कैसे कर सकते हैं आप? कभी भी कहे सबसे ऊपर या कभी पूछे सबसे नीचे, सबसे ऊपर या सबसे नीचे, तो सबसे नीचे की जो पुस्तक है वो कभी किसी के ऊपर हो ही नहीं सकती, वो तो सबसे नीचे होगी। अब यहाँ पर कह रहा था प्रश्न में कि सी डी के ऊपर है, जो सी है वो डी के ऊपर है, तो ऊपर है तो भैया सी तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर है। और जबकि सबसे नीचे पूछ रहा है तो सबसे नीचे वाली तो किसी के ऊपर हो ही नहीं सकती, तो सी डी के ऊपर है, तो सी नहीं हो सकता आंसर। ई ए के नीचे है, ई ए के नीचे है, तो इसका मतलब ए आपका सबसे ऊपर हो गया, तो ए भी आपका आंसर नहीं हो सकता। जो डी है वो ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, तो डी भी आंसर नहीं हो सकता, डी नहीं दिया गया। जो बी है वो ई के नीचे है, बी ई के नीचे है, इसका मतलब ई ऊपर होगा, तो ई भी आंसर नहीं होगा, तो बी हो गया आपके प्रश्न का सही आंसर। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सभी की समझ में प्रश्न अच्छे से आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ए और बी सी के बच्चे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूँ ए और बी, ये दोनों सी के बच्चे हैं, सी के बच्चे हैं। ये दोनों कौन है दोस्तों? सी के बच्चे हैं, सी के ए और बी दोनों बच्चे हैं, ठीक है। ए का पिता है, सी ए का पिता है, जो सी है वो ए का पिता है, ठीक है। जो सी है वो ए का पिता है, ए का पिता सी है, ठीक है, क्लियर है। सी ए का पिता है, लेकिन बी सी का पुत्र नहीं है। जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है। समझिएगा प्रश्न को, ये कन्फ्यूज़न करने के लिए शब्द दिए जाते हैं। जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है। भाई सी के दोनों बच्चे हैं ये, लेकिन कह रहा है जो बी है वो सी का पुत्र नहीं है। भैया पुत्र नहीं है तो पुत्री हो सकती है, यही तो कह रहा है कि पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी। जब ये दोनों बच्चे हैं जब ये पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, क्लियर है। तो कह रहा है कि बी और सी का क्या संबंध है, इस बी और सी का क्या संबंध है ये कह रहा है। अब समझा आपने प्रश्न में? जो सी है वो ए का पिता है, ये पिता है, मतलब ये कौन है? मेल है, मेल मतलब पिता हो गया। और ये इसकी पुत्री है, तो पिता पुत्री का रिलेशन होगा कि नहीं होगा? तो पुत्री एवं पिता का रिलेशन होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात? सभी को प्रश्न यहाँ पर अच्छे से आ गया, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 3x3 का सिमेट्री है, MPPSC 2016 में पूछा गया था। यहाँ पर बीच में दिया गया है मिसिंग नंबर, मतलब ये बीच वाली संख्या कैसे आई, ये बीच वाली संख्या कैसे आई, उसी तरीके से ये बीच वाली मिलेगी। तो ये बीच वाली संख्या आपको किन से मिलेगी? 19 से और 17 से। 19 और 17 का क्या करें जो कि आपको 9 मिल जाए। अगर आप 19 और 17 दोनों को जोड़ें, भाई 19 और 17 को दोनों को आप प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 19 और 17 होता है दोस्तों जोड़ने पर 36, लेकिन आपको चाहिए 9, तो 9 कैसे मिल सकता है? अगर आप 36 में 4 से भाग दे दें तो 9 बार जाता है, इस तरीके से 9 मिलेगा। यहाँ पर दोनों को जोड़ के आपने 4 से डिवाइड किया, तो यहाँ भी दोनों को जोड़ के 4 से डिवाइड करेंगे, तो 23 और 25 कितना होता है? 48 होता है। यहाँ 4 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूने का 8, 12 बार ही जाएगा और आपको 12 मिल गया। जो यहाँ किया वही यहाँ पर कर दो।
13 और 31 को आप जोड़ेंगे तो कितना होता है, 44 होता है। यहाँ 4 से भाग किया, यहाँ 4 से किया, यहाँ भी 4 से कर दो, 11 बार ही जाएगा। 11 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा किसी को भी प्रश्न समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3x4 का सिमेट्री है, एसएससी सीजीएल 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि बड़ी संख्या किधर है। तो आप नीचे की तरफ आएंगे तो बड़ी संख्या 37, यहाँ नीचे की तरफ आएंगे 23। तो जिस तरफ बड़ी संख्या होती है हम प्रश्न को उसी तरफ सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब नीचे बड़ी संख्या है तो प्रश्न को नीचे की तरफ सॉल्व करेंगे। तो क्या हो रहा है प्रश्न में, 37 आपको बनाना है। 6, 7, 5 से 37। अगर मैं 6 का 7 का मल्टीप्लाई कर दूं कितना होता है, 6 7 42। क्या करना है, मल्टीप्लाई 6 7 42। 42 में से इस 5 को मैं घटा दूंगा तो कितना आता है दोस्तों, 37 आता है। और 37 ही यहाँ पे दिया गया है। वही यहाँ पर कीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई, 6 5 30। इस संख्या को घटा देंगे 7 को, 30 में से 7 घटा देंगे 23, और 23 यहाँ पर दिया गया है। वही रिलेशन यहाँ पर बनाइए, दोनों का मल्टीप्लाई, 4 5 20, माइनस कर देंगे इस 6 को, 20 में 6 जाएगा, कितना जाएगा, 14। 14 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में है। बताइए, किसी को प्रश्न अगर समझ में नहीं आया हो तो तुरंत कमेंट करके बताइएगा। मैं उम्मीद करूंगा कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसकी समझ में प्रश्न नहीं आया हो। सभी की समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, किसी को भी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए।